तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड काफ़ी सारी थ्योरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कॉग्निटिविस्ट थ्योरीज को समझा था कि बुद्धि का विकास कैसे होता है, जो कि कहीं ना कहीं बुद्धि के डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। ठीक है। इसके बाद हमने सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरीज को समझा था, ठीक है, कि कैसे समाज में आपस में मिलजुल कर बातचीत करके कैसे हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारी लर्निंग बिल्ड होती है। ठीक है। इसके बाद आज हम समझने वाले हैं आपका कनेक्शनिज्म थ्योरीज क्या होती हैं, बिहेवियरिज्म थ्योरीज कौन कौन सी हैं, और कॉग्निटिविज्म प्लस बिहेवियरिज्म थ्योरीज कौन कौन सी हैं। तो आज की इस क्लास में आपकी सारी थ्योरीज जितनी भी हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। बीच में आपका 2 दिन का गैप रहा है, तो 2 दिन का गैप भी हम आपका फुलफिल कर देंगे। ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो फ्रेंड्स आज हमें समझना है कनेक्शनिज्म थ्योरीज को। ठीक है। तो कनेक्शनिज्म थ्योरीज का क्या मतलब होता है और कौन कौन सी थ्योरी को हमें इसमें कवर करना है। देखिए, कनेक्शनिज्म थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी है आपकी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है। ट्रायल एंड एरर, ये वर्ड आपने काफी सुना होगा, ट्रायल एंड एरर। ठीक है। गलती कर करके सीखना, आप पहले किसी चीज को करते हैं, फिर अगर वो सही नहीं होता है फिर दोबारा उसको करते हैं, ठीक है, फिर गलत हो जाता है फिर उसको करते हैं, तो यही आपका ट्रायल एंड एरर होता है। ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने ये थ्योरी दी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। चलिए इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या है। देखिए, व्हेन नो रेडीमेड सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज अवेलेबल टू द लर्नर ही एडॉप्ट्स द मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। देखिए, जब एक लर्नर के पास में कोई भी किसी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, तब लर्नर क्या करता है, तब लर्नर कौन से मेथड को अपनाता है, तब वह अपनाता है ट्रायल एंड एरर मेथड को। ठीक है। जब आपके सामने सपोज कीजिए कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप सोचते हैं कि चलो भाई, आपके माइंड में कुछ आइडिया आता है, आप उसको करके देखते हैं, अगर वो सही नहीं होता है तो आप कुछ और करके देखते हैं। ठीक है। तो फिर आप इस मेथड को अपनाते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड को। ठीक है। देखिए, ही फर्स्ट ट्राई वन सॉल्यूशन, तो पहले जो लर्नर होता है वो कोई वन सॉल्यूशन को ट्राई करता है। इफ इट डज नॉट हेल्प हिम, यदि वह उसकी मदद नहीं करता है, उसकी हेल्प नहीं करता है, ही रिजेक्टेड, तो वह उसको छोड़ देता है। देन ही ट्राइज अनदर एंड सो ऑन, तो फिर वह दूसरा तरीका अपनाता है, और इसी तरीके से वह तरीकों को अपनाता जाता है जब तक कि वह सही रास्ते पर नहीं पहुंच जाता, उस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन नहीं निकाल लेता। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। देखिए, इन दिस वे, तो इस प्रकार से ही एलिमिनेट एरर्स और इररिलेवेंट रिस्पॉन्सेज, तो इस प्रकार से वो एलिमिनेट करता जाता है उन गलतियों को जिस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है। उन रिस्पॉन्सेज को, वो जो इररिलेवेंट आपके रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी कि जो काम नहीं करता है मेथड, उनको वो साइड करता जाता है। ठीक है। विच डू नॉट सर्व द पर्पज, जो उसके पर्पज को फुलफिल नहीं कर पा रहे होते हैं। एंड फाइनली डिस्कवर्स द करेक्ट सॉल्यूशन, और फाइनली इस ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा वह करेक्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। सिंपल सी थ्योरी थी, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो ये किसने दी है, थॉर्नडाइक ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका द ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजी मेथड। तो ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजी मेथड क्या है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस वर्ड को समझिए, ह्यूरिस्टिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड से बना है जो है आपका ह्यूरिस्को। ठीक है। ह्यूरिस्को का क्या मतलब होता है, ह्यूरिस्को का मीन्स होता है आई फाइंड और आई डिस्कवर। तो बेसिकली आप इतना समझ सकते हैं कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो डिस्कवरी पर ज्यादा फोकस करता है। ठीक है। वो खोजबीन, रिसर्च पर ज्यादा फोकस करता है। तो इसका मतलब ही होता है कि आई फाइंड, आई डिस्कवर, मैंने डिस्कवर किया कोई चीज, मैंने ढूंढ ली। ठीक है। तो ये जो टर्म है, ये जो मेथड है फ्रेंड्स, ये प्रपोज किया था आपके H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजी मेथड ये किसने दिया है, ये H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि दिस मेथड इंप्लाइज दैट द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स शैल बी दैट ऑफ द डिस्कवरीज एंड नॉट ऑफ पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज। तो फ्रेंड्स, ये जो मेथड है, ये जो एटीट्यूड है स्टूडेंट का, इस मेथड में बेसिकली इस चीज पर फोकस किया जाता है कि जो स्टूडेंट का एटीट्यूड है वो डिस्कवरी वाला होना चाहिए। ठीक है। स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चंस आने चाहिए, डिस्कवरी वाला, मतलब उसको खोजबीन करते रहना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। ठीक है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो ये जो मेथड है ये इसी चीज पर बेस्ड है। और ये जो पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज है, यानी कि जो स्टूडेंट पैसिव होते हैं नॉलेज लेने के लिए, पैसिव का क्या मतलब होता है, निष्क्रिय होते हैं। उनके माइंड में ना कोई क्वेश्चन आता है, ना कोई वो प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है। बस शांति से बैठकर सुनते रहते
करते हैं जो भी बताया जा रहा है। तो ये इस प्रकार के पैसिव रेसिपिएंट होते हैं, ये पैसिव स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। एक्टिव स्टूडेंट्स कौन होते हैं? इसके अदर एक्टिव स्टूडेंट्स फ्रेंड्स वो होते हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज़ में, ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं और जो भी बताया जा रहा है उसको एक्टिवली सुनते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं। तो बेसिकली जो आपका ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजी मेथड है वो स्टूडेंट के एटीट्यूड को कैसा बनाना चाहता है? डिस्कवरी वाला, ठीक है। और पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज इसको ये मना करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये था आपका ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजी मेथड जो कि H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने प्रपोज्ड किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अभी समझा कनेक्शनिज्म थ्योरी। कनेक्शनिज्म थ्योरी का मतलब होता है कि आपके माइंड में जो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन है, आप उनको कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका कैसे यूज़ करते हैं कनेक्ट करके, ठीक है। तो यही आपका कनेक्शनिज्म थ्योरी होता है। कनेक्शनिज्म थ्योरी के बाद अभी आपको समझना है बिहेवियरिज्म थ्योरी को, ठीक है। तो बिहेवियरिज्म थ्योरी में बेसिकली क्या होता है? बिहेवियरिज्म थ्योरी में किसी पर्सन के बिहेवियर पर काम किया जाता है, ठीक है। किसी भी पर्सन के बिहेवियर पर काम करके उसको चेंज किया जाता है, यही आपकी बिहेवियरिज्म थ्योरी होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है आपकी इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है तो आपको याद रखना है यहाँ पर ये इवान पावलोव की थ्योरी है, ठीक है। तो बेसिकली इवान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या करते हैं? देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग में एक चीज़ है यहाँ पर जो आपको समझना है, ठीक है। दो वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे बार बार, एक होता है स्टिमुलस, एक होता है रिस्पॉन्स। आपको याद रखना है स्टिमुलस का मतलब हिंदी में बोलते हैं स्टिमुलस को उत्प्रेरक, ठीक है। देखिए, स्टिमुलस को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। इस उत्प्रेरक का मतलब होता है जो आपको किसी काम को करने के लिए रेडी करता है, एक्साइटेड करता है, ठीक है, ये आपका स्टिमुलस कहलाता है। तो स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स, स्टिमुलस के जब भी कुछ स्टिमुलस होता है ना तो उसके बदले में रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। आप कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। सपोज कीजिए आपसे कोई अच्छे से बात कर रहा है तो आप उससे अच्छे से बात करेंगे। आपको कोई गाली दे रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसके बदले में आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? देखिए, गाली देना हो गया आपके लिए एक स्टिमुलस, ठीक है, उत्प्रेरक हो गया जो आपको उत्प्रेरित कर रहा है किसी चीज को करने के लिए। किस चीज को करने के लिए? तो जो गाली देना या गलत बोलना आपके लिए ये जो स्टिमुलस है, आपका क्या रिस्पॉन्स आएगा इसमें? तो आपको इसके बदले में गुस्सा आना चाहिए, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स गुस्सा आएगा, ठीक है। तो जब आपको कोई गलत बोलता है तो उसका रिस्पॉन्स आप गुस्से में देते हैं, ठीक है, तो आपको गुस्सा आता है, यही है। देखिए, बिफोर इसमें हम बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग में दो हम सिचुएशन की बात करेंगे यहाँ पर। एक बात करेंगे बिफोर कंडीशनिंग की, जब तक आपने किसी की कंडीशनिंग नहीं की है, ठीक है। देखिए, पहले आप इस वर्ड को समझिए, कंडीशनिंग क्या होता है? कंडीशनिंग होता है किसी के बिहेवियर को चेंज कर देना, ठीक है, किसी के बिहेवियर को चेंज कर देना उस पर काम करके, यही कंडीशनिंग होता है, ठीक है। जैसे कि बचपन से हमारी कंडीशनिंग की जाती है, हमें समझाया जाता है कि बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, स्कूल जाना और अपनों से बड़ों से अच्छे से बात करना, ये क्या है? अच्छी बातें होती हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो ये हमारी कंडीशनिंग थी। हमें बताया गया कि चोरी करना, गाली देना या किसी को गलत बोलना ये सब गलत चीजें होती हैं, ठीक है, तो हमने उनको नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बचपन से ही कंडीशनिंग की गई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप किसी की कंडीशनिंग कर सकते हैं, किसी के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यही आपका कंडीशनिंग होता है। तो हम यहाँ पर दो सिचुएशन की बात करेंगे, एक बिफोर कंडीशनिंग, जब तक कि आपने किसी पर्सन की कंडीशनिंग नहीं की है, ठीक है, और एक बात करेंगे हम आफ्टर कंडीशनिंग, यानी कि आपने किसी पर्सन की कंडीशनिंग कर दी है, उसके बिहेवियर को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इसी को इवान पावलोव ने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, ठीक है। तो इन्होंने एक डॉगी है यहाँ पर, ठीक है, एक कुत्ता है यहाँ पर, तो उसके बिहेवियर पर इन्होंने काम किया। तो इन्होंने बिहेवियर पर क्या काम किया? देखिए, जब सिंपली किसी भी, देखिए, कोई डॉग है, ठीक है, डॉग को जब भूख लगती है तो उसे खाना चाहिए होता है। एक मिनट, इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, एक मिनट। देखिए, ये इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इवान पावलोव क्या करते हैं, जब तक उन्होंने इस कुत्ते की जब तक इन्होंने कंडीशनिंग नहीं की होती है, देखिए, पहले क्या करते हैं, ये डॉगी होता है यहाँ पर, ठीक है, अभी तक इसकी कंडीशनिंग नहीं हुई है, हम बिफोर कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अभी तक ये जो डॉग है, ये जो कुत्ता है, इसकी कोई कंडीशनिंग नहीं की गई है। तो इसको एक घंटी दिखाई जाती है, एक बैल दिखाई जाती है, ठीक है। तो इस बैल को दिखाने पर इस कुत्ते का क्या रिस्पॉन्स आता है? तो आप देख सकते हैं इसने मुंह फेर रखा है, ठीक है, न्यूट्रल रिस्पॉन्स है। इस जो कुत्ता है इसको भूख लग रही है, ठीक है, तो हमने इसको एक घंटी दिखाई, तो क्या इसकी जो भूख है और ये जो घंटी है, ठीक है, इनका कोई रिलेशन है आपस में? नहीं है ना, क्योंकि अभी तक क्या घंटी को देखकर किसी को भूख लगेगी? नहीं ना।
देखिए, तो घंटी को देखकर कुत्ते का जो रिस्पॉन्स होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस है ये। इसके बाद फ्रेंड्स कुत्ते को खाना दिखाया जाता है, ठीक है, तो खाने को देखकर जो ये कुत्ता होता है इसको भूख लगने लग जाती है, ठीक है, खाने को देखकर भूख लगने लग जाती है, स्वाभाविक है, सबके साथ ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है, उत्प्रेरक है, यानी कि खाना दिखा और हमें भूख लगना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन घंटी को देखकर भूख लगती है क्या? कभी नहीं। लेकिन फ्रेंड्स इसके बाद इवान पावलोव ने क्या किया, इस कुत्ते की कंडीशनिंग की, ठीक है। तो कंडीशनिंग कैसे की आप देख सकते हैं। जब भी कुत्ते को भूख लगती थी तो इवान पावलोव क्या करते थे, खाने के साथ में घंटी दिखाते थे, ठीक है। जब मतलब पहले घंटी को बजाया, घंटी को बजाने के बाद इस कुत्ते को खाना दिया जाता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो घंटी है इसका रिलेशन इस खाने के साथ में सेट कर दिया गया। तो जब भी इवान पावलोव घंटी बजाते कुत्ता समझ जाता कि अब खाना आने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कुत्ते की भूख का संबंध है वो इस घंटी के साथ कनेक्ट हो गया, क्योंकि घंटी बजाने के बाद ही इवान पावलोव इस कुत्ते को खाना दे रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी कंडीशनिंग की जाती है, ठीक है। तो अब देखिए कंडीशनिंग करने के बाद हमने इस घंटी का संबंध इस कुत्ते की भूख से स्थापित कर दिया, जो कि पहले नहीं था, ठीक है। तो कंडीशनिंग का मतलब यही होता है, आप समझ सकते हैं। एक मिनट देखिए, तो देखिए बिफोर कंडीशनिंग के पहले क्या होता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस का रिस्पॉन्स क्या होता है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। कुछ भी नेचुरल स्टिमुलस होगा, जैसे कि खाना हो गया, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, नेचुरल रिस्पॉन्स ही आएगा ना। खाने को देखकर भूख ही लगेगी, गलत बात को सुनकर गुस्सा ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम किसी की कंडीशनिंग कर देते हैं आफ्टर कंडीशनिंग, तो कंडीशनड स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कंडीशनल रिस्पॉन्स ही आता है, ठीक है। कंडीशनड स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कंडीशनल रिस्पॉन्स ही आता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने जो कहीं ये बैल थी, घंटी थी, इसका संबंध खाने के साथ में स्थापित किया, तो घंटी को देखकर कुत्ते को भूख लगना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स, बस आपको इतना याद रखना है, इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी को समझते हैं अच्छे से। तो नेक्स्ट है कुर्ट लेविन का चेंज मॉडल, ठीक है। तो आपको याद रखना है चेंज मॉडल थ्योरी को कौन दिए हैं, कुर्ट लेविन दिए हैं। तो फ्रेंड्स कुर्ट लेविन डेवलप्ड अ चेंज मॉडल इन्वॉल्विंग 3 स्टेप्स। तो कुर्ट लेविन ने चेंज मॉडल में 3 स्टेप्स की बात की है। इसमें बेसिकली कुर्ट लेविन ने ये बताया है कि कैसे आप किसी एम्प्लॉय का जो बिहेवियर होता है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो कुर्ट लेविन ने 3 स्टेप बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग का क्या मतलब है, तो कुर्ट लेविन अनफ्रीजिंग में कहते हैं कि सबसे पहले आप इंश्योर कीजिए दैट एम्प्लॉयज आर रेडी फॉर चेंज, कि आपके जो एम्प्लॉय हैं वो चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, वो भी परिवर्तन चाहते हैं अपने बिहेवियर में, अपने अंदर, ठीक है। तो इसी चीज को एंश्योर करना कि एम्प्लॉय रेडी हैं चेंज के लिए, फ्रेंड्स ये आपका अनफ्रीजिंग कहलाता है, ठीक है। कि उनका जो पहले से सेट एक बिहेवियर है उसको चेंज करना, उसको अनफ्रीज करना, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप होता है चेंजिंग। जब कोई एम्प्लॉय रेडी हो जाए चेंज के लिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए द इंटेंडेड चेंज। जो भी परिवर्तन आप उसके अंदर करना चाहते हैं अब आप उसको इम्प्लाई कीजिए, ठीक है। तो आप उस चेंज को उनके अंदर इम्प्लाई कीजिए, चेंज कीजिए, उनके बिहेवियर को उनको बताइए कि आपको क्या करना है अब, ठीक है। चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, रीफ्रीजिंग, ठीक है। रीफ्रीजिंग का मतलब होता है अब आप एंश्योर कीजिए दैट द चेंज बिकेम्स परमानेंट, कि आपने जो भी चेंज किया है अपने एम्प्लॉय में, ठीक है, वो अब परमानेंट हो जाए। तो आप इस चीज को एंश्योर कीजिए रीफ्रीजिंग के द्वारा, ठीक है। तो कुर्ट लेविन ने चेंज मॉडल में 3 स्टेप्स बताए हैं आपको। सबसे पहले अनफ्रीजिंग, दूसरा है चेंजिंग, देन रिफ्रीजिंग। उस बिहेवियर को आप परमानेंट उसका बना दीजिए। तो ये था आपका कुर्ट लेविन का चेंज मॉडल, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पर। नेक्स्ट है आपकी जो का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं, आपको इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिविज्म प्लस बिहेवियरिज्म थ्योरी, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी 2 थ्योरी है मेन, सबसे ज्यादा। सबसे पहले है आपका मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने है मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी को किसने दिया है। तो आपको याद रखना है कि इस थ्योरी को मैस्लो ने दिया है, ठीक है। तो मैस्लो की है हायरार्की ऑफ नीड। तो मैस्लो ने बेसिकली इस थ्योरी में जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, हमारी नीड्स होती हैं, उसकी एक हायरार्की को बताया है, ठीक है। तो वो बॉटम से स्टार्ट किया है उन्होंने बताया है कि सबसे पहली हमारी नीड क्या होती है, फिर बॉटम से लेकर वो टॉप पर गए हैं कि हम हमारी सबसे ज्यादा
टॉप पर नीड कौन सी होती है, ठीक है। सबसे पहले हमें अपनी कौन सी नीड को पूरा करना है, नंबर 1, इसके बाद हमारी कौन सी नीड आ जाती है, नंबर 2, फिर इसके बाद हमारी कौन सी नीड आती है, नंबर 3, और सबसे लास्ट में हमारी कौन सी नीड आती है, ठीक है। तो यही है आपका हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसको आप इस चार्ट से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, तो मैस्लो ने कहा हायरार्की ऑफ नीड में कि सबसे पहले एक पर्सन की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है उनको पूरा करना जरूरी होता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या होती हैं, आपकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकताओं में सबसे पहले तो आपको खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है, पानी चाहिए पीने के लिए, हवा चाहिए, ठीक है, ब्रीथिंग। तो आप देख सकते हैं, देखिए, तो सबसे पहले है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आपको खाना, पानी, ठीक है, हवा, सांस लेने के लिए नींद, कपड़े, ये सारी चीज क्या होती हैं, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। तो सबसे पहले एक पर्सन को इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद आती हैं, जब आपकी ये फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, तब आपकी दूसरे प्रकार की जो आवश्यकता है वो जन्म लेती है, ठीक है। तो अब आपको चिंता होने लगती है अपनी सेफ्टी की, अपनी सिक्योरिटी की, ठीक है। तो अब आपको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता होने लगती है जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाती है। आपने देखा होगा जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो लोग गरीब होते हैं, उनको किस चीज की चिंता होती है, उनको चिंता होती है अपने खाने की, ठीक है, अपने खाने पीने की, रहने की, कपड़ों की, उनको तो इन्हीं चीज की चिंता होती है ना, अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताओं की। क्या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, क्या उनको अपनी सेफ्टी की चिंता होती है, क्या उनको अपनी सिक्योरिटी की चिंता होती है? नहीं ना। ये चिंता किसे होती है, जिनकी ये शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, फिर उसको जरूरत होती है अपनी सिक्योरिटी की। जो भी उसने अपनी धन संपदा संपत्ति को इकट्ठा किया है, अब उसकी सिक्योरिटी की उसको जरूरत है, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर की नीड होती है। इसके बाद जब उसकी ये नीड पूरी हो जाती है, सेफ्टी और सिक्योरिटी की, फिर उसे जरूरत होती है लव एंड बिलोंगिंग की, फिर उसे प्यार की जरूरत होती है अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने रिश्तेदारों की जरूरत होती है, फैमिली की जरूरत होती है, ठीक है, अपने दोस्तों की जरूरत होती है उसे अपनी लाइफ में। तो ये फिर तीसरे नंबर पर आ जाती है, ठीक है। जब उसकी ये वाली नीड भी पूरी हो जाती है फ्रेंड्स, तब उसे जरूरत होती है सेल्फ स्टीम, ठीक है। सेल्फ स्टीम नीड उसकी उभर कर आती है सामने। अब उसको अपनी सेल्फ एस्टीम नीड को पूरा करना है। तो सेल्फ एस्टीम नीड क्या होती है? देखिए, सेल्फ एस्टीम नीड होती है जब आप इन सबको फुलफिल कर लेते हैं ना, तब आपको ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में एक पावर की, एक समाज में एक पहचान की, ठीक है। आप बोल सकते हैं समाज में जो आप एक पहचान बनाते हैं, आपकी जो एक आइडेंटिटी होती है, वो आपकी सेल्फ एस्टीम नीड कहलाती है। आपको जो दूसरों के द्वारा रिस्पेक्ट मिलती है, सम्मान मिलता है, ठीक है, तो वो आपकी सेल्फ एस्टीम नीड होती है। तो जब आपको दूसरों के द्वारा रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है, आपकी समाज में एक आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी ये वाली जो नीड है ये भी फुलफिल हो जाती है। तब आपकी सबसे टॉप की नीड आती है, जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में पहुंचकर एक इंसान जो है वो आत्मा परमात्मा की बात करने लग जाता है। वो जो एक होते हैं ना क्वेश्चन कि मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, भगवान कौन है, इस तरीके की जो क्वेश्चंस होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, मोरालिटी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसकी ये वाली नीड उत्पन्न हो जाती है। तो हमने देखा यहाँ पर फ्रेंड्स, एक मिनट, यहाँ पर हमने मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड को समझा कि किस प्रकार से एक नीड के बाद हमारी दूसरी नीड जन्म लेती है, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड, इसके बाद लव एंड बिलोंगिंग्स की नीड, फिर सेल्फ एस्टीम नीड आ जाती है, एक पहचान बनाने वाली, फिर एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड आ जाती है, आत्मा परमात्मा वाली, ठीक है। मैं कौन हूँ, जो ऐसे हम सवाल करने लग जाते हैं, एक अध्यात्म की तरफ अपनी लाइफ को लेकर जाते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। तो ये होती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। तो यहां पर हमने मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड को समझ लिया। चलिए समझते हैं दूसरी थ्योरी जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका ज्ञाने का लर्निंग हायरार्की, ठीक है। यहाँ हमने पहले नीड्स की हायरार्की की बात की थी, यहाँ पर हम बात करेंगे ज्ञाने की लर्निंग हायरार्की की, ठीक है। तो देखिए, लर्निंग हायरार्की में भी जो ज्ञाने हैं उसने दो प्रकार की हमारी लर्निंग को बताया है, ठीक है। एक लर्निंग होती है हमारी बिहेवियरल एस्पेक्ट पर और दूसरी होती है हमारी कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर। तो फिर से कॉग्निटिव वर्ड आपके सामने हैं। तो कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि कॉग्निटिव का मतलब ही है कि जब आपकी बुद्धि का डेवलपमेंट होने लग जाता है, आपकी माइंड का डेवलपमेंट होता है, विकसित होता है, हर तरीके से वो खुलना स्टार्ट हो जाता है, ये आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है। और बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या होता है, जो आपका बिहेवियर होता है, ठीक है। देखिए,
तो लर्निंग हायरार्की में सबसे पहली लर्निंग होती है आपकी सिग्नल लर्निंग, ठीक है। सिग्नल लर्निंग क्या होती है? बेसिकली आप जो चीज़ों को देखकर सीखते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप देखकर जो सीखते हैं वो आपकी सिग्नल लर्निंग होती है। तो आपकी जो लर्निंग हायरार्की है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिग्नल लर्निंग के बाद आपका आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात हमने अभी की थी, ठीक है। स्टिमुलस का क्या मतलब होता है? स्टिमुलस होता है उत्प्रेरक जो आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए उत्तेजित करता है और उसके बदले में आपका एक रिस्पॉन्स आता है। जैसे कि हमने बात की थी खाने को देखकर भूख का लगना। खाना क्या है? एक स्टिमुलस है, एक उत्प्रेरक है। भूख लगना क्या है? एक रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी लर्निंग ऊपर बढ़ती जाती है। फिर आती है चेनिंग। चेनिंग का मतलब होता है कि आप मल्टीपल जो आपकी लर्निंग है जो अलग अलग जगह हुई है आप उनको कनेक्ट करने लग जाते हैं, उनकी एक चेन बनने लग जाती है। देन आती है आपकी वर्बल एसोसिएशन, ठीक है। वर्बल एसोसिएशन भी आपकी यही है कि आप जो आपस में बातचीत करके एक दूसरे से सीखते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। आप चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं, यानी कि आप किसी भी चीज़ के मल्टीपल डायमेंशन को समझने लग जाते हैं, उसका अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ठीक है, तो आप उसको डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग। आप चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझने लग जाते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी रूल लर्निंग और नेक्स्ट है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको याद रखना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ज्ञाने की लर्निंग हायरार्की है उसमें टॉप पर कौन सी लर्निंग होती है, ठीक है। टॉप पर कौन सी लर्निंग होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होती है हमारी टॉप पर। देखिए जैसा कि मैं आपको फर्स्ट डे भी बताई थी कि जो हम टीचिंग करते हैं, ठीक है, जो टीचिंग होती है, टीचिंग का मेन मकसद क्या होता है? टीचिंग का क्या मेन मकसद स्टूडेंट को सिर्फ रटा देना होता है, कोई फैक्ट बता दिया, रटा दिया, क्या ये मकसद होता है टीचिंग का? तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको याद रखना है, कहीं भी आपसे टीचिंग का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है बच्चे के माइंड को विकसित करना, जिसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, और एक वर्ड और यूज करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना ही टीचिंग का मेन मकसद होता है। तो ये दो वर्ड आपको स्पेशली याद रखने हैं, ठीक है, कि टीचिंग का असली मकसद क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को डेवलप करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ज्ञानी की लर्निंग हायरार्की में भी सबसे टॉप पर है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ तक जो आपका ये वाला एस्पेक्ट है ना, ये वाली जो लर्निंग है, सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ये जुड़ी हुई है आपकी बिहेवियरल एस्पेक्ट से, जो आपके बिहेवियर पर काम करती है। और ये जो आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं ये वाला जो है, ठीक है, ये आप मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आने लग जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर आपकी बुद्धि चलना स्टार्ट हो जाती है, आपका माइंड का विकास होना शुरू हो जाता है। तो ये आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो बस आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट, काफ़ी सारी थ्योरीज को आपको समझना होता है। तो अभी तक हमने काफ़ी सारी थ्योरीज को समझ लिया है, लेकिन फ्रेंड्स आज की क्लास में हम समझेंगे कुछ न्यू थ्योरी को, ठीक है। कुछ ऐसी थ्योरी हैं, न्यू थ्योरी हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में जो अभी ऐड हुई हैं, जहां से आपके एग्जाम में अब क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुका है। तो इनको भी पढ़ लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले न्यू थ्योरी में है आपका कोहलबर्ग की 6 स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो ये एक न्यू थ्योरी है जिसको अभी ऐड किया गया है, और यहाँ से आपके एग्जाम में रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहली थ्योरी कौन सी है आपकी? कोहलबर्ग की 6 स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, तो ये दी है कोहलबर्ग ने। देखिए तो कोहलबर्ग ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि एक मनुष्य का जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो 6 स्टेजेस में होता है, ठीक है। वो 6 स्टेजेस कौन कौन सी है इनको आपको याद रखना है, हम अभी इसकी बात करेंगे। देखिए कोहलबर्ग से 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी क्लेम्स दैट आवर डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग हैपन्स इन 6 स्टेजेस। तो हमारा जो मोरल डेवलपमेंट है वो 6 स्टेजेस में होता है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, ठीक है। और द स्टेजेस देमसेल्फ आर स्ट्रक्चर्ड इन 3 लेवल्स। देखिए 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल बताए हैं कोहलबर्ग ने हमारे मोरल डेवलपमेंट के। तो पहला लेवल होता है प्री कन्वेंशनल, ठीक है।
पहला लेवल कौन सा होता है? प्री कन्वेंशनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व पारंपरिक, ठीक है। प्री कन्वेंशनल के बाद दूसरा लेवल होता है आपका कन्वेंशनल, कन्वेंशनल को हिंदी में बोलते हैं पारंपरिक, और तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल को हिंदी में बोलते हैं उत्तर पारंपरिक, ठीक है। तो कोहलबर्ग ने 3 लेवल बताए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और तीसरा उत्तर पारंपरिक, ठीक है। ये जो 3 लेवल है इन्हीं को ही 6 स्टेज में बांटा जाता है। कैसे? जो पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल, ठीक है, इसी में आपका एक स्टेज होगा, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज, ठीक है। फिर जो दूसरा लेवल है, दूसरे लेवल में आपका तीसरा स्टेज और चौथा स्टेज आ जाएगा, और जो आपका तीसरा लेवल है इसमें आपका आ जाएगा 5वां स्टेज और 6ठा स्टेज। तो हर लेवल में आपके 2-2 स्टेज हैं, तो कुल मिलाकर 6 स्टेज हैं कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। चलिए बात करते हैं कोहलबर्ग के कौन कौन से स्टेज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट है सबसे पहले, ठीक है। हमको याद रखना होगा कि कौन से स्टेज की एज कितनी होती है, ठीक है। तो आप मान सकते हैं एक चाइल्ड की यहाँ पर बात की जा रही है, एक बच्चे की। तो सबसे पहला लेवल है हमारा प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी का क्या मतलब है? हमारे अंदर जो नैतिकता है उसका विकास कैसे होता है, ठीक है। बचपन से लेकर जब तक हम बड़े होते हैं तब तक हमारे अंदर नैतिकता का विकास कैसे होता है, तो कोहलबर्ग ने यहाँ पर यही चीज समझाई है, ठीक है। सबसे पहले है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। तो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में एक जब से बच्चा जन्म लेता है 9 साल तक, ठीक है, 0 से 9 साल तक का जो एक बच्चा होता है इसकी एज क्या होती है? 0 से 9 साल तक। ये आपका प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में आता है। तो जब एक बच्चा जन्म लेता है वो कैसे चीजों को सीखता है, कैसे उसके अंदर नैतिकता का विकास होता है। देखिए उसके जो बड़े हैं, ठीक है, बड़ों के द्वारा उसको सिखाया जाता है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्री कन्वेंशनल मोरालिटी को 2 स्टेज में बांटा गया है। जो स्टेज 1 है इसमें आता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट का क्या मतलब है? एक बच्चे के अंदर नैतिकता का विकास किया जा रहा है, यहाँ पर आज्ञा के द्वारा उसको आज्ञा दी जा रही है, ठीक है, और अगर वो उस चीज को नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट भी दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ओबीडियंस एंड पनिशमेंट के द्वारा एक बच्चे के अंदर नैतिकता का विकास करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको इस चार्ट को बहुत अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। देखिए तो आपने देखा कि स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ये किस में आ रहा है? ये पहला जो लेवल है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी इसके अंदर आता है। फिर दूसरी स्टेज है आपकी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज यानी कि प्रत्येक बच्चे पर अलग अलग ध्यान दिया जाता है, उनके साथ में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों स्टेज को याद रखना है कि ये किसके अंदर आती हैं। तो ये आती हैं प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, एक 0 से 9 साल तक का जब बच्चा होता है तो वो इन 2 स्टेज से होकर गुजरता है, स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कन्वेंशनल मोरालिटी। ये दूसरी लेवल होता है, ठीक है, ये दूसरा लेवल है कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी का क्या मतलब है? जो रूढ़िवादिता है, जो हमारे समाज के अंदर पहले से ही नियम कानून बने हुए हैं उन्हीं को हमें फॉलो करना होता है बड़े होकर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एडोलोसेंस टू एडल्टहुड मतलब ये वाला बच्चा आता है, ठीक है। जब हम बड़े होते हैं, यंग होते जाते हैं, तो ये हम कौन से लेवल में आ जाते हैं? कन्वेंशनल मोरालिटी में आते हैं। तो हम में से जो अधिकतर पीपल होते हैं फ्रेंड्स वो कन्वेंशनल मोरालिटी को ही फॉलो करते हैं, हमारे अंदर इन्हीं नैतिकता को 99% लोग जो हैं वो कन्वेंशनल मोरालिटी को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 2 स्टेज आती हैं, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 3 के अंदर आता है डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पर आकर हम आज समाज के अंदर अपने अच्छे रिश्ते बनाने लग जाते हैं, रिलेशनशिप्स में आने लग जाते हैं, ठीक है। 4th स्टेज होती है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। तो समाज के द्वारा जो भी नियम कानून पहले से बनाए हुए हैं जिनको समाज फॉलो कर रहा है, आपने देखा होगा कि 99% उन्हीं चीजों को मानने लग जाते हैं। उन जो सही समाज ने बता दिया वही सही है और जो समाज ने गलत बता दिया वही लोग भी गलत मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक रूढ़िवादिता होती है। रूढ़िवादिता का मतलब ये है यहाँ पर कि जो चीज पहले से चली आ रही है वो फिक्स्ड है, ठीक है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता और 99% लोग इसी चीज को मानने भी लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस स्टेज को याद रखना होगा। स्टेज 3 डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये आपकी कन्वेंशनल मोरालिटी में आती है। स्टेज 4 मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर आपका कन्वेंशनल मोरालिटी में ही आता है, ठीक है।
देखिए, तीसरा लेवल आपका होता है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में क्या आते हैं, देखिए पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी जो लेवल है फ्रेंड्स, इसमें रेयर ही पर्सन पहुंच पाते हैं, ठीक है, क्योंकि 99% जो है व्यक्तियों के अंदर जो नैतिकता का विकास होता है वो कन्वेंशनल मोरालिटी तक ही होता है। लेकिन 1% जो लोग हैं वो समाज को भी चुनौती देते हैं। अगर समाज में कुछ चीज चली आ रही है और वो गलत है, ठीक है, तो 1% लोग होते हैं उसको मानने से इनकार कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो रेयर पर्सन होते हैं कुछ सम एडल्ट्स, और रेयर पर्सन जो होते हैं वही पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में पहुंच पाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी 2 स्टेज हैं। स्टेज 5 के अंदर आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक व्यक्ति है, इंडिविजुअल के राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनकी बात होने लग जाती है, ठीक है। अगर कोई समाज उस चीज को गलत बता रहा है, समाज किसी चीज को सही बता रहा है और वो चीज गलत है ना, तो ये जो पर्सन होगा वो उस चीज को गलत बताएगा, पूरे समाज के खिलाफ जाएगा, एक इंडिविजुअल के राइट को सपोर्ट करेगा, ठीक है। बस आपको इन वर्ड्स को अच्छे से याद रखना है, इन स्टेजेस को याद रखना है। स्टेज 6 आती है आपकी यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो स्टेज है ये आपकी पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो आपको इन 6 स्टेज को अच्छे से यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। देखिए, तो फ्रेंड्स ये था आपका, देखिए ये था आपका कोहलबर्ग का 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो कोहलबर्ग ने हमें यही समझाया कि एक व्यक्ति का जो नैतिक विकास है वो कैसे होता है, वो 6 स्टेजेस में होता है। और 6 स्टेजेस हमने अभी देखी कोहलबर्ग की, ठीक है। ये 3 लेवल हैं जिसके अंदर आपकी 6 स्टेजेस आती हैं। तो आपको क्या याद रखना है, इन तीनों लेवल को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो ये एज दिया हुआ है कि कौन सी एज के अंदर क्या चीज होती है, इसको आपको याद रखना है। और ये जो 6 स्टेज हैं, ठीक है, कौन सी स्टेज किस में आती है, इसको याद रखना आपके लिए मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा। और ये एकदम न्यू थ्योरी है जो अभी टीचिंग एप्टीट्यूड में जहां से क्वेश्चन पूछना शुरू हुआ है, इसीलिए आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मतलब हो सकता है हल्का कम दिखाई दे, लेकिन फ्रेंड्स ये थोड़ा मतलब दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको इतना दिखाई दे रहा होगा कि आप इसको समझ सके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है आपका कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस। तो आपसे पूछा गया है कि जो कोहलबर्ग की थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। तो अगर आपने स्टेजेस को लर्न कर लिया है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली स्टेज है आपके सामने ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो ओबीडियंस मतलब आज्ञा का पालन करना। तो हमने देखा था ये वाली स्टेज थी, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको ओबीडियंस और पनिशमेंट के द्वारा ही उसके अंदर नैतिकता का विकास किया जाता है, ठीक है। तो ओबीडियंस ओरिएंटेशन तो कोहल के स्टेजेस में थी। नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्या कहीं भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात हुई थी, अयोग्यता की? नहीं, ये बात तो हमने देखी नहीं। इट मीन्स कि बी जो आपका ऑप्शन है ये गलत है, ये कोहलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं उसके अंदर नहीं आता। तो जहां भी बी ऑप्शन है वो आपका कट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन गलत है, इसीलिए देखिए बी यहाँ आ रहा है, तो बी आपका ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। इट मीन्स कि ए ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सी हमारा सही होगा रिवॉर्ड्स और एक्सचेंज ओरिएंटेशन होता है, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जो हमें समाज के नियमों को मानना पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये सारी स्टेजेस थी कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट में, ठीक है। सिर्फ आपका ये वाला जो है ये वाला नहीं था, इसीलिए हमने इसको एलिमिनेट कर दिया और सही आंसर हमारा दूसरा आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस थ्योरी से क्वेश्चंस आएंगे। और जैसे अब हमारी ये यूनिट कंप्लीट होने वाली है टीचिंग एप्टीट्यूड, आज या कल की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए चलिए नेक्स्ट थ्योरी को समझते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरी भी आपकी बिल्कुल न्यू है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन अभी हाल ही में आना स्टार्ट हुआ है, इसीलिए आपको इसको अच्छे से समझना है। तो नेक्स्ट थ्योरी है आपकी एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। तो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है? ये थ्योरी है आपके एरिक्सन की, ठीक है। तो एरिक्सन देखिए, एरिक्सन वॉज एन ईगो साइकोलॉजिस्ट हु डेवलप्ड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और एंड इन्फ्लुएंशियल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो जो आपके एरिक्सन हैं ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी को डेवलप किया है, ठीक है। और एरिक्सन जो थे फ्रेंड्स ये सिगमंड फ्रेड के वर्क से प्रभावित थे। सिगमंड फ्रेड का वर्क क्या था? साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इनकी ये थ्योरी थी। और एरिक्सन की कौन सी थ्योरी है? साइको सोशल डेवलपमेंट। बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है, ठीक है। देखिए
तो आप देख सकते हैं जो साइको सोशल डेवलपमेंट है उसको हिंदी में बोलते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है। तो यह सिद्धांत एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है, साइको सोशल डेवलपमेंट जो है, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग मनुष्य का जो जीवन है, ठीक है, मनुष्य का जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। तो जो एरिक्सन की ये साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसके अंदर आपको 8 स्टेजेस को पढ़ना होगा। जैसे अभी हमने तीन लेवल्स को पढ़ा था ना, 6 स्टेजेस को पढ़ा था। तो एरिक्सन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें आपको 8 स्टेज को पढ़ना होगा और उनको लर्न भी करना होगा। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं इनकी 8 स्टेज कौन सी है। देखिए, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में एरिक्सन ने 8 स्टेजेस की बात की है। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है इन्फेंसी। इन्फेंसी के अंदर एक जो छोटा बच्चा होता है 1 से 2 साल का, आप देख सकते हैं 18th मंथ, ठीक है, 1 से 2 साल का जो बच्चा होता है वो आपका इन्फेंसी में आता है, नंबर 1 स्टेज में आता है, ठीक है। और इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट, एक छोटे बच्चे के अंदर किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट होता है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास और अविश्वास का उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता रहता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इनको अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। अभी आप एक बार इस चार्ट को अच्छे से समझिए, इसके बाद आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका इन्फेंसी, जिसके अंदर एक से 2 साल का बच्चा आता है और उसके अंदर किस चीज का संघर्ष होता है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का, ठीक है। देखिए, और इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है? एक छोटे बच्चे के साथ में फीडिंग, उसको दूध पिलाना उसका इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। आउटकम क्या होता है? होप, एक छोटे बच्चे के अंदर आशा होती है, उम्मीदें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 3 साल तक का बच्चा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट किस चीज को लेकर होता है? ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ठीक है। तो इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, वो ऑटोनोमी को लेकर होता है, सेम एंड डाउट, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? टॉयलेट ट्रेनिंग। तो एक छोटे बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको वॉशरूम जाकर टॉयलेट करना है, ठीक है। आउटकम क्या होता है? विल, इच्छा इसकी आउटकम होती है अर्ली चाइल्डहुड में। नेक्स्ट स्टेज आती है की तीसरी प्री स्कूल। प्री स्कूल में 3 से 5 साल तक का बच्चा होता है। जब बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करते हैं तो बच्चे का माइंड डेवलप होने लगता है, इसीलिए यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में। तो एक छोटा बच्चा आपने देखा होगा नए नए कामों को करना पसंद करता है, कुछ भी करने लग जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर एक क्रिएटिविटी जगती है, उसके अंदर एक एक्सप्लोरेशन की भावना जगती है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है यहाँ पर? प्री स्कूल में एक्सप्लोरेशन एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। इसका आउटकम क्या होता है? पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी चौथी, आप देख सकते हैं स्कूल एज। स्कूल एज में 6 से 11 साल तक का बच्चा होता है, जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी को लेकर, ठीक है। अभी हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट इवेंट होता है यहाँ पर स्कूल, और आउटकम क्या होता है? कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी एडोलोसेंस। एडोलोसेंस में 12 से 18 साल तक का एक बच्चा आता है, जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन को लेकर। एक बच्चा जब 12 से 18 साल के बीच में होता है तो वो समाज में अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, आइडेंटिटी बनाना चाहता है, जिसका इंपॉर्टेंट इवेंट होता है सोशल रिलेशनशिप। वो जो समाज में रिश्तेदार हैं, ठीक है, उन चीजों को समझने लग जाता है, और आउटकम होता है इसका फैडेलिटी। नेक्स्ट आती है आपका यंग एडल्टहुड। यंग एडल्टहुड में 19 से 40 साल तक का बच्चा आता है, 19 से 40 साल तक का व्यक्ति आता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो 19 से 40 साल तक के व्यक्ति में कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन को लेकर। आइसोलेशन, या तो ऐसा व्यक्ति अकेला रहना चाहता है या सबके साथ में रहना चाहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर रिलेशनशिप्स होती हैं, और आउटकम क्या है? मतलब आउटकम होता है यहाँ पर लव, ठीक है, वो प्यार चाहता है। नेक्स्ट आती है मिडिल एडल्टहुड। मिडिल एडल्टहुड में 40 से 65 साल तक का एक व्यक्ति होता है, जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन को लेकर। इन सभी जो कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहे हैं तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में अभी आने वाले हैं, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट इवेंट होता है यहाँ पर वर्क एंड पार्टनरहुड को लेकर, ठीक है, पेरेंटहुड को लेकर। इस स्टेज में आकर जो है मतलब व्यक्ति के अंदर एक पेरेंटहुड यानी कि माता पिता वो बन जाता है, तो उसी की उसके अंदर भावना होती है। आउटकम होता है केयर, उसे सबकी केयर करना अच्छा लगता है, अपने बच्चों की केयर करना, अपनी फैमिली की केयर करना। नेक्स्ट आती है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का जो 65 साल से लेकर जब तक वो व्यक्ति मरता है, ये मैच्योरिटी स्टेज कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर को लेकर, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट होता है रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, और आउटकम होता है विजडम, बुद्धिमानी। देखिए, यहाँ पर हमने देखा फ्रेंड्स एरिक्सन के हमने यहाँ पर 8 स्टेजेस को समझा, ठीक है। देखिए
एरिक्सन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, यहाँ पर हमने इसकी 8 स्टेज को देखा। तो 8 स्टेज कौन कौन से थे आप देख सकते हैं। सबसे पहले है इन्फेंसी, इन्फेंसी के बाद अर्ली चाइल्डहुड आता है, अर्ली चाइल्डहुड के बाद प्री स्कूल, फिर स्कूल एज, फिर एडोलोसेंस, फिर यंग एडल्टहुड, ठीक है, फिर आता है आपका मिडिल एडल्टहुड और फिर आता है एक मैच्योरिटी का पीरियड। ठीक है, अभी हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं, एक मिनट देखिए, ये जो आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं ना हर एज का, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, तो अभी हम इनको अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए, तो ये अभी आपकी एरिक्सन की जो 8 स्टेज हैं हम इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने कुछ भी नया स्टार्ट नहीं किया है। देखिए, पहली स्टेज में क्या होता है, पहली स्टेज में होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एक बच्चे के अंदर 1 से 2 साल तक का यहाँ पर बच्चा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका क्या मतलब है, विश्वास बनाम अविश्वास, इसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए, एक जो बच्चा होता है छोटा, फ्रेंड्स देखिए, जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। तो ट्रस्ट तो आपका ये था कि जिन बच्चों को माता पिता से प्यार मिलता है बचपन में, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास का भाव विकसित होने लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता, तो वो रोना बिलखना शुरू कर देते हैं और इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये है पहली स्टेज, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो एक बच्चे के अंदर विश्वास या अविश्वास का कैसे जन्म होता है, यहां पर हमने ये देखा। फिर दूसरी स्टेज आती है, दूसरी स्टेज में किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट होता है, देखिए, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी स्वायत्ता, ठीक है, वर्सेस सेम डाउट, शर्म लज्जा। ठीक है, इन चीजों को लेकर एक बच्चे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है और इसके अंदर 2 से 3 साल तक का बच्चा आता है। देखिए, स्वायत्ता का क्या मतलब है यहाँ पर, तो स्वायत्ता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करने लगते हैं, वे अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, तो यह स्वायत्ता कहलाती है। ठीक है, ऑटोनॉमी क्या कहलाती है, जब बच्चा अपने काम खुद से करने लग जाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जो होते हैं, जब काम करने पर वो बच्चों को डांटते हैं तो बच्चा अपने अंदर ही सख्त का अनुभव करने लग जाता है। ठीक है, तो बच्चा एक निराश हो जाता है। इसीलिए छोटे बच्चों को कभी ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, आपको पता है, क्योंकि उसके अंदर एक निराशा की भावना जन्म ले लेती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर शेम, एक शर्म की भावना आ जाती है। ठीक है, बच्चा खुद पर ही शक करने लग जाता है। तो ये है आपकी स्वायत्ता बनाम शर्म लज्जा या शक का कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेज। फिर आती है आपकी तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में आकर कॉन्फ्लिक्ट होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का। तो इसमें 3 से 6 साल तक का एक बच्चा आता है। ठीक है, तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का क्या मतलब है, तो आप देख सकते हैं इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है, कुछ भी न्यू स्टार्ट करना। ठीक है, देखिए, जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, वह बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है, क्या करता है, इनिशिएटिव करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं, उसे डांट देते हैं, तो उसके अंदर एक गिल्ट की फीलिंग उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चा कुछ भी न्यू कर रहा है, कोई सामान इधर उधर फेंक रहा है, कुछ भी कर रहा है, फिर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं और अपने बच्चे को ऐसे डांटने लग जाते हैं। ठीक है, तो बच्चा उससे निराश हो जाता है, उसके अंदर एक गिल्ट की फीलिंग आ जाती है, जैसा आप इस बच्चे को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। नेक्स्ट है आपका, देखिए, परिश्रम बनाम हीनता, यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ठीक है, चौथी स्टेज कौन सी होती है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, जिसमें 6 से 12 साल तक का एक बच्चा आता है। ठीक है, देखिए, इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करने लगता है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, लाइक 6 से 12 साल के बीच में होते हैं, तो आपको पता है वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। तो इसी चीज को परिश्रम कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया है उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है, तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर एक इंफीरियरिटी की भावना आनी शुरू हो जाती है, हीनता की भावना शुरू हो जाती है जब वह किसी काम को, दिए गए काम को नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यह है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। नेक्स्ट है आपका पहचान बनाम भ्रांति, तो आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, जिसमें एक 12 से 18 साल तक का बच्चा आता है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन में। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। ठीक है, आइडेंटिटी। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम को नहीं कर पाते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। इस टाइम बच्चों के अंदर एक कन्फ्यूजन रहता है कि हमें क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, क्या बनना है, तो बच्चे के अंदर एक कन्फ्यूजन की भावना भी रहती है। ठीक है, तो 12 से 18 साल के उसमें कि 10वीं के बाद हम क्या करें, 11वीं के बाद क्या करें। ठीक है,
तो एक तरीके से ये कंफ्यूजन की भावना रहती है। तो आपने समझ लिया यहाँ पर आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन क्या होता है 5वीं स्टेज में आकर। नेक्स्ट है आपका आत्मीयता बनाम अलगाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये 18 से 35 साल की उम्र में होता है, ठीक है। तो 18 से 35 साल की उम्र में कोई होता है जो अकेले रहना चाहता है, ठीक है, अकेले रहना पसंद करता है, और कोई होता है जो अपनी फैमिली के साथ सबके साथ रहना पसंद करता है। देखिए, तो इंटीमेसी क्या होती है? आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, ठीक है, दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं, इंटीमेसी कहते हैं, जब एक व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाकर उनके साथ रहना पसंद करता है, ठीक है। अब आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं, ठीक है, जैसा कि ये व्यक्ति आप देख सकते हैं। तो ये है आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। नेक्स्ट है आपका जननात्मक बनाम स्थिरता, जिसको बोलते हैं जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है, जिसमें 35 से लेकर 65 साल तक का एक व्यक्ति होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है? देखिए, जननात्मकता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, दूसरों का भला करने की सोचते हैं, कहाँ पर? जेनरेटिविटी में। नेक्स्ट है दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उनमें स्थिरता आ जाती है, ठीक है, स्टैग्नेशन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, तो आपने देखा कि जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं उसको जेनरेटिविटी, और स्टैग्नेशन स्थिरता कब आ जाती है? जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अनिल कपूर को देख सकते हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनता है तो कैसे दूसरों की भलाई करता है, ठीक है, एक मूवी थी तो उसी में इसका वो रोल था, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है आपका संपूर्णता बनाम निराशा। तो ये 8वीं स्टेज है, 8 ही टोटल स्टेज हैं। तो 8वीं स्टेज है संपूर्णता बनाम निराशा, इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। इसमें 65 साल से ऊपर तक का एक व्यक्ति आता है, जिसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं। देखिए, इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं तो पूर्ण हो चुकी होती हैं, वह अब अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों की याद करता है। क्या सोचेगा अब ये व्यक्ति? जो इसका पास्ट है, अपने पास्ट के बारे में सोचेगा, क्या इसने अचीवमेंट की है, क्या इसको सफलता मिली है, क्या असफलता मिली है। तो इस व्यक्ति को अपने पास्ट के बारे में सोचना ज्यादा पसंद आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं, वह अब अपने भविष्य के बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है कि उसकी कितनी सफलताएं हुई, कितनी असफलताएं हुई। यदि उसकी सफलताएं ज्यादा मिलती हैं, ठीक है, यदि उसकी सफलताएं ज्यादा मिलती हैं तो उसे संपूर्णता कहते हैं। देखिए, इंटेग्रिटी, संपूर्णता किसको कहते हैं? जिस व्यक्ति को ज्यादा सफलताएं मिलती हैं, यदि उसकी सफलताएं ज्यादा हैं तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी ने ज्यादा सफलताएं हासिल नहीं की हैं तो उसमें निराशा आ जाती है, उसको कहते हैं डेस्पेयर, निराशा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने ज्यादा सफलता हासिल नहीं की होती है तो उसको निराशा कहते हैं, उसके अंदर एक निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका एरिक्सन की जो 8 स्टेजेस हैं, ठीक है। एक मिनट देखिए, तो अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा एरिक्सन की थ्योरी को। एरिक्सन की थ्योरी थी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताई थी। हमने इन 8 स्टेजेस को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। आपको इस चार्ट को अच्छे से याद कर लेना है जो भी मैंने अभी आपको समझाया है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये न्यू थ्योरी हैं जो अभी टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐड की गई हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी अब आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से समझ लेना है। देखिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये आपका एरिक्सन की थ्योरी से है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिक्स स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। देखिए, तो ये एरिक्सन की स्टेज हैं साइको सोशल डेवलपमेंट की, जो कि अभी हमने आपको बताया, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्या चीजें थी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हमने कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने जब एक बच्चा होता है, 1 से 2 साल की उम्र में होता है, तो बर्थ टू 12 to 18th मंथ, तो 1 से 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसी के अंदर तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो ए का हो जाएगा आपका 4। देखिए, जब आपको इतना पता चल गया कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो था कॉन्फ्लिक्ट, ये 12 से 18 मंथ का जो 1 से 2 साल तक का जो बच्चे का होता है उसके अंदर होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि ए का यहाँ पर कौन सा आंसर हो गया? चौथा आंसर है, ठीक है। तो आपको देखना है ऑप्शन पर ए का कहाँ पर 4 है। तो ए का 4 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर ए का 4 दिया हुआ है। तो अपने आप आपको एक ही जो पॉइंट से, अगर आपको एक पॉइंट भी याद है ना, उसी से आपको पूरा आंसर मिल जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखते
हैं दूसरा, तो ए का 4 हो गया, तो बी का कौन सा हो जाएगा, बी का होगा 3। देखिए इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो ये कहाँ कब होता है, 3 से 6 साल की उम्र में, ठीक है। जब एक बच्चे का दिमाग विकसित होने लगता है, वो कुछ नए नए कामों को करने लग जाता है, उसको डांट पड़ती है तो उसके अंदर एक गिल्ट की भावना आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी का हो जाएगा 1, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, तो सी का क्या हो गया 1। ऐसा कब होता है, जब हम यंग होते हैं, यंग एडल्टहुड में ऐसा होता है, या तो हम सबके साथ रहना पसंद करते हैं या हम बिल्कुल अकेला रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डी का फिर 2 हो जाएगा, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, तो ये कब होता है, ये लेट एडल्टहुड में होता है। जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वो अपने पिछले दिनों को याद करता है, तो उसके अंदर अगर उसने सफलताएं ज़्यादा हासिल की हैं तो एक संपूर्णता की भावना वो फील करता है, अगर उसने असफलताएं ज़्यादा मिली हैं तो वो उसके अंदर एक निराशा का भाव आ जाता है, डेस्पेयरनेस आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं डायरेक्टली, जो भी हमने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाया है, ठीक है। इसीलिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ के रखना है, याद करके रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका न्यू टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है 6 थिंकिंग हैट्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है 6 हैट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर की यहाँ पर आपको हैट मिलेंगी, लाल पीली सफ़ेद रंग की हैट हैं। उनका कुछ मतलब है, उनका मतलब क्या है बस आपको वही याद रखना है इसमें, ठीक है। यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसको किसने दिया था, आप इसको भी याद रख सकते हैं, डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो, ठीक है। इन्होंने 6 थिंकिंग हैट की बात की है, बस इतना आपको यहाँ पर जानना है। चलिए बात करते हैं कि 6 थिंकिंग हैट कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये 6 थिंकिंग हैट्स हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं एक व्हाइट हैट है, ठीक है। तो इस व्हाइट हैट का क्या मतलब होता है, व्हाइट हैट का मतलब होता है यहाँ पर इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, ठीक है। जब आप एक इंफॉर्मेशन को याद करते हैं, किसी फैक्ट को याद करते हैं, तो ये आपका व्हाइट हैट से रिलेटेड होता है। बस व्हाइट हैट का मतलब आपको याद रखना है, इंफॉर्मेशन या फैक्ट से ये चीज रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका येलो, तो येलो हैट जो होती है आपकी, ये रिलेटेड होती है ब्राइटनेस से, ठीक है। येलो हैट किससे रिलेटेड होती है, ब्राइटनेस से, पॉजिटिवनेस से, ठीक है। देख रहे हैं आप, जहां भी मैं येलो कलर कर रही हूँ वहां एकदम ब्राइट हो जा रहा है, ठीक है। ऑप्टिमिज्म है, आशा उम्मीदें हैं, ठीक है, एक पॉजिटिवनेस आपको लग रही है। तो इसी चीज से आपको याद रखना है, येलो हैट किससे रिलेटेड है, ब्राइटनेस, ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिवनेस से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक, ब्लैक से तो मतलब खुद ही मतलब माइंड में आता है, देखिए ब्लैक जो है आपका, ब्लैक रिलेटेड होती है डिफिकल्टीज से, प्रॉब्लम से, ठीक है, रिस्क से। तो इतना ही आपको याद रखना है, ब्लैक हैट किससे रिलेटेड है, रिस्क, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेड, रेड हैट किससे रिलेटेड होती है, तो रेड कलर का अक्सर यूज हम मतलब लव के लिए, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उसको बताने के लिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं रेड जो हैट है उसका मतलब यूज जो है, हम अपने जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उनको हम एक्सप्रेस करने के लिए अक्सर रेड कलर का यूज करते हैं, रेड हैट का यूज करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे जो फियर्स हैं, हमारे जो लाइक्स, डिसलाइक्स, लव्स, हेट्स, इन सबको बताने के लिए हम रेड हैट का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर इतनी चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हैट, तो ग्रीन हैट कहीं ना कहीं मतलब प्रकृति से रिलेटेड होती है, नेचर से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये रिलेटेड होती है ग्रीन हैट पॉसिबिलिटीज, अल्टरनेटिव्स, न्यू आइडियाज से, ठीक है। तो न्यू आइडियाज से कौन सी हैट रिलेटेड है, आपकी ग्रीन हैट रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है आपका, ये आप देख सकते हैं ब्लू हैट, तो ब्लू हैट ये जो बाकी की हैट्स हैं ये सही से काम कर रही हैं, इनके लिए एक ऊपर एक कंट्रोलिंग का काम करती है, ठीक है। बाकी की जो 6 हैट हैं, देखिए इट्स द कंट्रोल मैकेनिज्म, जो आपकी ब्लू हैट है ये कंट्रोल मैकेनिज्म का काम करती है। एंश्योर द 6 थिंकिंग हैट्स गाइडलाइंस आर ऑब्जर्व्ड, तो इनको ऑब्जर्व करती रहती है आपकी ब्लू हैट, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए एक और चार्ट मैं आपको दिखाती हूँ, 6 थिंकिंग हैट से रिलेटेड है ये आपका, जहाँ पर आप इन कुछ चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपकी व्हाइट हैट है, तो व्हाइट हैट का क्या रोल है, लॉजिक से रिलेटेड है, फैक्ट से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है ना, और इसका फोकस कहाँ होता है, फैक्ट पर इसका फोकस होता है, ठीक है। येलो हैट, येलो हैट रिलेटेड है आपकी ऑप्टिमिज्म से, एक आशा से, उम्मीद से, पॉजिटिवनेस से, ठीक है, और इसका कहाँ फोकस है, द वैल्यू एंड द बेनिफिट्स। नेक्स्ट है आपकी ब्लैक हैट, ब्लैक हैट रिलेटेड होती है डेविल्स एडवोकेट, तो आपको पता है कि जो डेविल्स होते हैं, ठीक है, लाइक मतलब आप मान सकते हैं, बस आपको इतना याद रखना है ब्लैक हैट किससे रिलेटेड है, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम, रिस्क, चैलेंजेस आते हैं उनसे हैं, और इस वर्ड को आप याद रखना कि डेविल्स एडवोकेट से भी ये रिलेटेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं द डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स, तो डिफिकल्टीज और डेंजर से रिलेटेड है आपकी ब्लैक हैट। नेक्स्ट है आपकी रेड हैट, रेड हैट रिलेटेड है आपके इमोशन से, आपके फीलिंग्स से, आपके लव, फियर, इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये कहाँ पर फोकस है, फीलिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस पर इसका
फोकस होता है। नेक्स्ट है ग्रीन हैट। ग्रीन हैट किससे रिलेटेड है? क्रिएटिविटी, नेचर, प्रकृति, है ना। तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है आपकी ग्रीन हैट, और इसका फोकस है पॉसिबिलिटीज एंड न्यू आइडियाज। तो न्यू आइडियाज से रिलेटेड होती है आपकी ग्रीन हैट। नेक्स्ट है आपका ब्लू हैट। ब्लू हैट रिलेटेड है आपकी मैनेजमेंट से, क्योंकि ये बाकी की जो 6 हैट है उनको देखने का काम करती है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है आपकी ब्लू हैट, इसको आपको याद रखना है। एंश्योरिंग द रूल्स ऑफ द हैट्स आर ऑब्जर्व्ड, ठीक है, सबको ये ऑब्जर्व करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स इस चार्ट से आप 6 थिंकिंग हैट्स को काफी अच्छे से याद कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की 6 थिंकिंग हैट्स की, तो ये टॉपिक भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको हमने देखा, ठीक है। आप देख ही रहे होंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कितना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिल रहा है, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो आपको सभी क्लासेस को अच्छे से देखना है, फॉलो करना है, अपने नोट्स को बनाना है और सभी चीज़ों को लर्न कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले है आपके सामने BF स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आखिर है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको कंडीशनिंग का मतलब बताया था। कंडीशनिंग का क्या मतलब होता है? कंडीशनिंग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को अच्छा बुरा सिखाना, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की कंडीशनिंग करना। हमें बचपन से ही, मैंने आपको कई बार ये एग्जाम्पल दिया है कि हमें बचपन से ही बताया जाता है कि क्या चीज़ अच्छी होती है, क्या चीज़ बुरी होती है, क्या सही है, क्या गलत है। तो बचपन से हमारी ये कंडीशनिंग की गई है, ठीक है। तो BF स्किनर ने कौन सी कंडीशनिंग की बात की है? ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की है। तो इसमें BF स्किनर क्या करते हैं, देखिए। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग समटाइम्स रेफर्ड टू एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज ए मेथड ऑफ लर्निंग दैट एम्प्लॉयज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर बिहेवियर। देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या किया जाता है फ्रेंड्स, जो एक एम्प्लॉय होता है, ठीक है, एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय के बिहेवियर को अगर आपको चेंज करना है तो आप इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं। आपके पास यहाँ पर 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है रिवॉर्ड, एक होता है पनिशमेंट, ठीक है। तो आप ये जो एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय को बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसे रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है, आप उसे रिवॉर्ड देते हैं उसके काम के लिए, तो वो और बेटर काम करने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने उसे इनाम दिया है, उसकी प्रशंसा की है, ठीक है। लेकिन अगर ये एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लेट लतीफ़ी करता है और अपना आलस से भरा रहता है, टाइम से नहीं आता है, ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं? अगर आपको इस एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेंज करना है तो आप इसे पनिशमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस एम्प्लॉय के बिहेवियर की कंडीशनिंग करने के लिए। बेसिकली कंडीशनिंग का मतलब यही है ना, किसी के व्यवहार को चेंज करना, ठीक है। तो पनिशमेंट देकर, जब आप इसे पनिशमेंट देंगे तो हो सकता है कि ये जो एम्प्लॉय है ये सुधर जाए और अच्छे से काम करने लगे, ठीक है। तो ये है BF स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें BF स्किनर, ठीक है, यूज करते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वर्ड किससे रिलेटेड है? रिवॉर्ड से, ठीक है, इनाम देने से। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वर्ड किससे रिलेटेड है? पनिशमेंट से, ठीक है। जब आप उसको रिवॉर्ड देकर उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं या फिर आप उसको पनिशमेंट देकर उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये बेसिकली स्टिमुलस कहलाते हैं। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात हम लास्ट क्लास में भी किए थे। स्टिमुलस को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक का मतलब होता है जो आपको किसी काम को करने के लिए एक्साइटेड करता है, उत्तेजित करता है, वही आपका स्टिमुलस कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है? आपके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये आपका स्टिमुलस है। स्टिमुलस के रिजल्ट में क्या आता है? रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, रिस्पॉन्स आता है। अगर आप उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एम्प्लॉय को अगर आप इनाम दे रहे हैं तो वो अच्छा काम करने लग जाता है और बेटर काम करता है। अगर आप उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, ठीक है। तो मतलब डिपेंड करता है कि किस वे में आपने उसको दिया है। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा है और उसको पनिश कर रहे हैं आप, हो सकता है कि वो सुधर जाए, ठीक है। तो ये थी आपकी BF स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हमने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर मेजरिंग वेरिएबल्स। तो मेजरिंग वेरिएबल्स फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वेरिएबल्स हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ 4 स्केल्स की बात करेंगे हम, 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो 4 स्केल्स कौन से हैं? सबसे पहले है आपके सामने नॉमिनल स्केल। तो नॉमिनल स्केल क्या होता है? देखिए नॉमिनल स्केल बेसिकली एक टैग होता है, एक लेबल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको मार्केट जाना है
तो आप सामान की एक लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है। जनरली आप लिस्ट तैयार करेंगे कि नंबर 1 पर आपको ये लेकर आना है, फिर ये लेकर आना है, ये लेकर आना है, ठीक है। आपने एक लिस्ट बना ली, लेकिन क्या इस लिस्ट का मतलब ये है कि पहला सामान दूसरे से ज़्यादा ज़रूरी है या तीसरे से ज़्यादा ज़रूरी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने रैंडमली सब चीज़ों को लिखा है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक टैग है कि हमें ये 10-15 चीज़ों को लेकर आना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रैंकिंग नहीं होती है, ठीक है। ये रैंकिंग यहाँ पर नहीं होती है, ये सिर्फ एक टैग है, एक लेबल है, ठीक है। तो नॉमिनल स्केल में रैंकिंग नहीं होती है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो द नंबर सर्व एज टैग और लेबल्स टू क्लासीफाई और आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स विदाउट रैंकिंग। तो नॉमिनल स्केल में रैंकिंग नहीं होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है फ्रेंड्स? ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग होती है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई क्लास है, क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड आया है, ठीक है, कोई थर्ड आया है। तो यहाँ पर क्या है? रैंकिंग है। कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट जो आया है वो सेकंड से ज़्यादा बेटर है, सेकंड जो आया है वो थर्ड से ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर रैंकिंग है, ठीक है, यहाँ पर रैंकिंग होती है। और लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं बता सकते कि जो फर्स्ट बच्चा है वो सेकंड से कितना इंटेलिजेंट है, कितना बेटर है, ठीक है। यहाँ पर ये जो इनके बीच का गैप है इसको आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कि कितना बेटर है, ठीक है। तो आप देखिए ऑर्डिनल स्केल, रैंकिंग ऑफ डेटा विदाउट एस्टैब्लिशिंग द डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन देम। तो रैंकिंग तो यहाँ पर होती है, लेकिन आप ये चीज़ नहीं बता सकते कि कितना बेटर है, इनका जो बीच का गैप है वो कितना है, ठीक है। ये आपका ऑर्डिनल स्केल है। नेक्स्ट है आपका इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल क्या होता है? देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज मीनिंगफुल विदाउट ए ट्रू जीरो पॉइंट। तो फ्रेंड्स इंटरवल स्केल में आपकी रैंकिंग भी होती है, ठीक है, और उनके बीच का कितना गैप है ये भी चीज़ भी आपको पता होती है इंटरवल स्केल में। कैसे? सपोज कीजिए आपने ये लिया, हम डिग्री में यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, कोई चीज़ 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये टेम्परेचर है, ठीक है, 3 डिग्री, यहाँ पर हमने टेम्परेचर का एग्जाम्पल लिया। तो देखिए यहाँ पर रैंकिंग भी है, आप बता सकते हैं कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है, और आप यहाँ पर इनके बीच का जो गैप है ये भी बता सकते हैं ये कि कितना है, ठीक है। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में 1 डिग्री का ही गैप है, 2 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में भी 1 डिग्री का गैप है। तो यहाँ पर आप इनके बीच का गैप भी बता सकते हैं और यहाँ पर एक रैंकिंग भी है, ठीक है, लेकिन विदाउट ए ट्रू जीरो पॉइंट। लेकिन जो इंटरवल स्केल होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है। तो ट्रू जीरो पॉइंट का क्या मतलब है? देखिए, ट्रू जीरो पॉइंट का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री का भी कुछ ना कुछ मतलब है, ठीक है। जो 0 डिग्री टेम्परेचर है इसका भी मतलब है ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं है। और 0 डिग्री से नीचे भी जाएगा, -1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो -1 डिग्री का भी यहाँ पर कुछ मतलब है। तो यहाँ पर ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है। तो इंटरवल स्केल में क्या होता है? इंटरवल स्केल में आपकी रैंकिंग होती है, यस होती है, इनके बीच का गैप आपको पता होता है, तो गैप भी आपको पता होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि 0 डिग्री से नीचे भी चीजें जा सकती हैं और इसका भी कोई मतलब होता है, मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये था आपका इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल के बाद आता है आपका रेशो स्केल। तो फ्रेंड्स जो रेशो स्केल है ये टॉप लेवल स्केल है मेजरमेंट का, ठीक है। इट हैज ए ट्रू जीरो पॉइंट। तो अभी तक आपने जितने भी स्केल देखे ना, किसी में भी ट्रू जीरो पॉइंट नहीं था, लेकिन जो रेशो स्केल होता है इसमें एक ट्रू जीरो पॉइंट होता है, ठीक है। ट्रू जीरो पॉइंट कैसे होता है? देखिए 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ट्रू जीरो पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर आप 0 से नीचे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, 0 से पीछे नहीं जा सकते हैं, आपको आगे ही जाना पड़ेगा। अगर आपको सपोज कीजिए 1 किलो चीनी लेनी है, ठीक है, तो आपने 1 किलो चीनी ले ली। क्या आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं दुकान पर जाकर कि मुझे 0 किलो चीनी चाहिए? तो 0 किलो का क्या मतलब है? 0 किलो तो कुछ नहीं होता है। आपको कपड़ा चाहिए, आप कहेंगे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, लेकिन अगर आप कहते हैं कि 0 मीटर चाहिए, तो 0 मीटर क्या कपड़ा होता है? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो रेशो स्केल में एक ट्रू जीरो पॉइंट होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहीं से आपसे क्वेश्चन आएगा कि इसमें क्या रैंकिंग होती है, क्या इक्वल डिस्टेंस होता है, क्या ट्रू जीरो पॉइंट होता है, यहीं से आपसे क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर आप चीज़ों को और अच्छे से स्टेबल के द्वारा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्केल्स हैं। सबसे पहले आपके सामने नॉमिनल स्केल है, ठीक है, नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में रैंकिंग होती है, तो रैंकिंग नहीं होती है, इसीलिए 9 लिखा है हमने, ठीक है। नॉमिनल स्केल में क्या इक्वल डिस्टेंस होता है? तो नॉमिनल स्केल में आपका इक्वल डिस्टेंस भी नहीं होता है। ट्रू जीरो पॉइंट होता है? नहीं होता है, ठीक है। बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल की। ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग होती है, तो यस रैंकिंग होती है। क्या इक्वल डिस्टेंस होता है? नहीं होता है। ट्रू जीरो पॉइंट होती है? नहीं होता है, ठीक है। बात करते हैं इंटरवल स्केल की। तो इंटरवल स्केल में रैंकिंग होती है, यस। इक्वल डिस्टेंस होता है, यस। ट्रू जीरो पॉइंट होता है?
नो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेशो, रेशो में रैंकिंग होती है यस, इक्वल डिस्टेंस होता है यस, ट्रू 0 पॉइंट होता है यस, ठीक है। तो इस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका सीआरटी और एनआरटी, ठीक है। तो सीआरटी एनआरटी में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म देखिए। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, ठीक है। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, और एनआरटी की फुल फॉर्म होती है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग का ये मतलब है फ्रेंड्स कि अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसमें पहले से एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने 60% मार्क्स लाए, ठीक है, तो आप पास हो जाएंगे। अगर आप 60% मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले से यहाँ पर एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर आपको मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो अदर स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, ये एक स्टूडेंट है, ये कोई दूसरा स्टूडेंट है, तो यहाँ पर जो अदर स्टूडेंट है इसकी परफॉर्मेंस का प्रभाव दूसरे स्टूडेंट पर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पहले से क्राइटेरिया सेट है। अगर ये दोनों ही 60% ले आते हैं तो दोनों ही पास हो जाने हैं, ठीक है। बेशक ये 70% लिया, ये 60 लिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है इसके परफॉर्मेंस का इस पर, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग होता है, जो बेसिकली आप मान सकते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में एक फिक्स्ड क्राइटेरिया पहले से सेट होता है कि अगर आप इतने % लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। यही आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग होता है। देखिए, दीज आर असेसमेंट्स एंड टेस्ट डिजाइंड टू मेजर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट ए फिक्स्ड सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और लर्निंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होता है, ठीक है। इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स डज नॉट अफेक्ट अ स्टूडेंट्स स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस का प्रभाव दूसरे स्टूडेंट पर नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना है, जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग होती है फ्रेंड्स, इसका जो स्कोर आता है, इसमें जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो परसेंटेज में आता है, ठीक है। परसेंटेज में इसका जो स्कोर आता है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका एनआरटी। तो एनआरटी का मतलब होता है नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग क्या होती है? तो बेसिकली नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग ये होती है फ्रेंड्स, जैसे कि आपका नेट का एग्जाम है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया सेट नहीं है। यहाँ पर आपकी कट ऑफ जाती है हर साल, ठीक है। कट ऑफ हाई भी जा सकती है और डाउन भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस का प्रभाव दूसरे स्टूडेंट पर पड़ता है। और जो इन सब, ये जो एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, ठीक है, इसमें जो टॉप के बच्चे होते हैं, जो भी टॉप होते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। उन्हीं का सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि जो आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम है, यहाँ पर जो आप सीट होती हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर सीट लिमिटेड होंगी, जहाँ पर सीट लिमिटेड होंगी, वहाँ पर नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग का यूज किया जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर कट ऑफ डिसाइड होती है, ठीक है। जो भी टॉप बच्चे होते हैं उन्हीं का यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर कोई पहले से फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको इतने % लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डिपेंड करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इट कंपेयर्स ए स्टूडेंट्स नॉलेज और स्किल्स टू नॉलेज और स्किल्स ऑफ द अदर ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे ग्रुप से, दूसरे स्टूडेंट से एक बच्चे की जो नॉलेज है उसको कंपेयर किया जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में। और इसका जो स्कोर है वो परसेंटाइल में आता है। तो आप अपने नेट जेआरएफ के एग्जाम को भी एक एग्जाम्पल मान सकते हैं, क्योंकि इसका भी स्कोर परसेंटाइल में आता है, ठीक है। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग का स्कोर जो है वो परसेंटाइल में आता है, जबकि सीआरटी का परसेंटेज में आता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सीबीसीएस। सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो ये क्या है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम? इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, बेसिकली चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को अभी इंक्लूड किया गया है आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अभी आप स्वतंत्र हैं। आपका जिस भी कोर्स को चूज करने का मन है, जिस भी कोर्स में पढ़ने का मन है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। चाहे आप डांस की क्लास लीजिए, आप पेंटिंग की क्लास लीजिए, मैथ की क्लास लीजिए, साइंस की लीजिए, आपका जिसमें मन है, ठीक है, आप अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स को चूज कर सकते हैं। तो यही है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। देखिए, CBCS provides an opportunity for the students to choose courses from the prescribed course। तो जितने भी prescribed course हैं, जितने भी कोर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, उसमें से आप किसी भी कोर्स को अपने लिए चूज कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। द कोर्स कैन बी इवेल्युएटेड फॉलोइंग द ग्रेडिंग सिस्टम। इस चीज को आपको याद रखना है। जो फ्रेंड्स CBCS के अंडर कोर्स होंगे, ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंडर कोर्स होंगे, उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा ग्रेडिंग सिस्टम में, ठीक है। आपको ग्रेड दिए जाएंगे। ग्रेड का मतलब होता है A+, B+,
ठीक है, ABCD जो करके ग्रेड आपको दिए जाते हैं ना, तो इसमें जो CBCS का रिजल्ट है वो ग्रेडिंग सिस्टम में ही होगा। ठीक है, CBCS को यहाँ पर आप एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए ये इसके कुछ एलिमेंट हैं CBCS के चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के। जैसे कि आप जानते हैं नंबर 1 है चॉइस बेस्ड। ठीक है, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चॉइस होंगी, मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को या कोर्स को चूज करना है। दूसरा होगा सेमेस्टर वाइज यहाँ पर ये कोर्स डिजाइन होगा। तीसरा है असेसमेंट, आपका असेसमेंट होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रेडिट, तो आपको जो है यहाँ पर कोर्स के दौरान जितना भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं आपको क्रेडिट दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट दिए जाएंगे आपको। नेक्स्ट होगा ग्रेडिंग, आपका जो आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, वो ग्रेडिंग सिस्टम में होगा, लाइक A+B+C। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्रेड दी जाएगी। तो यह है आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो आजकल यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कुछ प्रकार के टेस्ट हैं। सबसे पहले है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है ये आपको समझना है। इट इज परफॉर्म्ड टू नो वेयर द लर्नर इज लैगिंग बिहाइंड। तो फ्रेंड्स जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसको कोर्स के बीच बीच में लिया जाता है। ठीक है, कोर्स चल रहा है, सपोज कीजिए कोई कोर्स चल रहा है, तो इसके बीच बीच में जो टेस्ट लिया जाता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से ये पता चल जाता है कि एक लर्नर जो है, ठीक है, एक लर्नर कहाँ पीछे जा रहा है, कहाँ लैगिंग बिहाइंड कर रहा है। इट मीन्स कि कोर्स के दौरान वो कहाँ पीछे छूट रहा है, क्या चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए जानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। तो किस लिए होता है ये? फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, लर्नर की नॉलेज में हम इम्प्रूवमेंट कर पाएं, इसलिए इसको डिजाइन किया जाता है। फॉर फाइंड आउट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम क्या है इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट को लिया जाता है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है कि इसको कोर्स के बीच बीच में लिया जाता है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इंप्रूवमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ इसको लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली इट हेल्प्स टू नो द पोटेंशियल ऑफ द लर्नर आफ्टर द कोर्स। तो ये लर्नर की पोटेंशियल को जानने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, ये कोर्स के एंड में होता है, जब कोर्स खत्म हो जाता है तब आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है लर्नर की पोटेंशियल को जानने के लिए। नेक्स्ट होता है आपका परफॉर्मेंस टेस्ट। तो परफॉर्मेंस टेस्ट जो है आपका ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। ये तो परफॉर्मेंस जो होती है फ्रेंड्स आपकी वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी टिपिकल परफॉर्मेंस और एक होती है आपकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये क्या होती है आपको यहाँ पर इस चीज को समझना है। देखिए टिपिकल परफॉर्मेंस क्या होती है? तो टिपिकल परफॉर्मेंस इज हाउ एन एम्प्लॉय परफॉर्म्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। देखिए टिपिकल परफॉर्मेंस होती है, सपोज कीजिए अभी आप स्टडी कर रहे हैं, आपका एग्जाम है नेट का जून में। ठीक है, अभी एग्जाम है जून में नेट का, तो अभी आप डेली बेसिस पर कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आप डेली कैसे पढ़ते हैं ये आपकी टिपिकल परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, और जब आपका एग्जाम होगा नेट का उससे 2 दिन पहले आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं वो आपकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस होगी। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ सकते हैं, जब हमारी टिपिकल परफॉर्मेंस होती है, हमारी डेली बेसिस की परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, वो आपको पता है कि हम कभी कभी जो है आज के काम को कल पर टालने लग जाते हैं। ठीक है, आराम से एकदम लेजीनेस के साथ यहाँ पर काम करते हैं, उतनी फुर्ती के साथ काम नहीं करते हैं। जब हमारा एग्जाम पास होता है तो हम चीज़ों को पूरा 1 दिन में कवर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को हम डेली बेसिस पर क्या करते हैं 10 दिन लगा देते हैं करने के लिए। तो ये टिपिकल परफॉर्मेंस होती है। टिपिकल परफॉर्मेंस क्या होती है कि एक एम्प्लॉय या एक स्टूडेंट भी आप मान सकते हैं, वो रेगुलर बेसिस पर कैसे परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, जब उसका एग्जाम पास में नहीं है तो वो रेगुलर बेसिस पर कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये टिपिकल परफॉर्मेंस कहलाती है। ठीक है, देखिए टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइंड टू मेजर द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनी। तो यहाँ पर जो एक एग्जामिनी होता है, ठीक है, एक स्टूडेंट होता है, उसका जो रियल बिहेवियर होता है एग्जाम के प्रति या किसी भी काम के प्रति, उसकी जो विशेषताएं होती हैं रियल, ठीक है, उसी को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसी को टेस्ट किया जाता है आपका टिपिकल परफॉर्मेंस में कि एक डेली बेसिस पर एक एम्प्लॉय या स्टूडेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है। दूसरा होता है आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस। मैक्सिमम परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपकी तब निकल कर आती है स्टूडेंट्स, जब आपका एग्जाम काफ़ी पास होता है तो उससे 2 दिन पहले जो आप जमकर पढ़ाई करते हैं ना, पूरा नोट्स याद कर लेते हैं, वो आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर आप एज मच एफर्ट्स एज पॉसिबल, उतना एफर्ट लगाते हैं जितना भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है,
व्हेन एक्सर्टिंग, देखिए हाउ वन परफॉर्म व्हेन एक्सर्टिंग एज मच एफर्ट्स एज पॉसिबल। एक्सर्टिंग का मतलब होता है दबाव, ठीक है, जब आपके ऊपर दबाव होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, तब आप अपना जितना भी एज मच एज पॉसिबल एफर्ट को लगा देते हैं, जितना भी एफर्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस कहलाता है। देखिए मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट्स आर डिजाइंड टू एक्सेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिनी, ठीक है, तो आपकी जितनी भी अपर लिमिट है, अपर, ठीक है, एग्जामिनी की जितनी भी नॉलेज और एबिलिटी है उसको वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस के द्वारा करता है, ठीक है, एग्जाम टाइम में। तो ये थी आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट जो कि दो प्रकार के होते हैं, टिपिकल परफॉर्मेंस और मैक्सिमम परफॉर्मेंस, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आजकल यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि हायर ऑर्डर क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है, लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस क्या होते हैं, और कन्वर्जेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, और डाइवर्जेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है, तो आपको इनको यहाँ पर समझना है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले है आपके सामने हायर ऑर्डर क्वेश्चन, ठीक है। तो हायर ऑर्डर क्वेश्चंस जो होते हैं पुट एडवांस्ड कॉग्निटिव डिमांड ऑन स्टूडेंट्स। देखिए जो भी हायर ऑर्डर क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, इसका जवाब आप कुछ भी फैक्ट याद कर कर नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये आपसे एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की मांग करता है, आपसे एक डीप नॉलेज की मांग करते हैं हायर ऑर्डर क्वेश्चन। तो आप सिंपली किसी फैक्ट को रिकॉल करके या सिर्फ किसी इंफॉर्मेशन को सिंपली पढ़कर इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये हायर ऑर्डर क्वेश्चन है, ये डीपली नॉलेज की डिमांड करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की डिमांड करते हैं। तो बस आपको इतना यहाँ पर ये याद रखना है। तो हायर ऑर्डर क्वेश्चन पुट एडवांस्ड कॉग्निटिव डिमांड, ठीक है, ऑन स्टूडेंट्स। कॉग्निटिव डिमांड आपका जो बौद्धिक विकास है, ठीक है, आपके बौद्धिक मांग करते हैं, आपका जो माइंड का डेवलपमेंट है, माइंड को खोलने की बात करते हैं हायर ऑर्डर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर जस्ट बाई सिंपल रिकलेक्शंस और बाई रीडिंग द इंफॉर्मेशन। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिंपली कुछ भी फैक्ट को रिकलेक्ट करके या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को पढ़कर इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये आपके हायर ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है आपका लोअर ऑर्डर क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके लोअर ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, डेट रिक्वायर ब्रीफ थॉट एंड ए बेसिक अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑलरेडी लर्न सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की डिमांड होती है लोअर ऑर्डर क्वेश्चन में, ठीक है। आप सिंपली किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करके, किसी भी फैक्ट को रिकॉल करके जो लोअर ऑर्डर क्वेश्चन है इनका आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे डीपली नॉलेज की डिमांड नहीं होती है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की डिमांड नहीं होती है। अगर आपके पास एक बेसिक अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है किसी सब्जेक्ट के प्रति, तो आप इन लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जेंट क्वेश्चन और डाइवर्जेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जो कन्वर्जेंट क्वेश्चन और डाइवर्जेंट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से हैं आपके। कन्वर्जेंट क्वेश्चन क्या होते हैं? कन्वर्जेंट क्वेश्चंस वे होते हैं जिनका आंसर आप सिंपली एक वर्ड में कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपसे ज़्यादा डीपली नॉलेज की डिमांड नहीं है, या मतलब जो कॉन्सेप्ट अभी हमने ऊपर समझा ना, वो यहीं पर भी अप्लाई होगा। तो कन्वर्जेंट क्वेश्चन का जो आंसर है आप एक वर्ड में कर सकते हैं। देखिए कन्वर्जेंट क्वेश्चंस दोज दैट रिक्वायर अ सिंगल रिस्पॉन्स और आंसर, ठीक है। एक सिंगल रिस्पॉन्स यानी कि एक वर्ड में भी आप इन कन्वर्जेंट क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टिपिकली स्टार्ट होते हैं हु, कहाँ। तो आप बता सकते हैं एक वर्ड में कि कहाँ, ठीक है। किसी भी स्थान का नाम आप लिख सकते हैं, व्हाट क्या, वेयर और व्हेन। तो ये वर्ड कहीं भी होते हैं तो ये कन्वर्जेंट क्वेश्चन टाइप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाइवर्जेंट क्वेश्चन। डाइवर्जेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। इट मींस कि यहाँ पर आपसे नॉलेज की डिमांड की जाती है, डीपली नॉलेज की डिमांड की जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की भी डिमांड की जाती है डाइवर्जेंट क्वेश्चंस में। तो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस दे प्रमोट द डिस्कवरी ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स और आंसर्स टू अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप किसी क्वेश्चन का, किसी प्रॉब्लम का सिर्फ एक वर्ड में आंसर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल रिस्पॉन्स देने होंगे, ठीक है। किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना होंगे, मल्टीपल सॉल्यूशन आपको बताने होंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं। और यूजुअली ये स्टार्ट होते हैं आपके हाउ, कुड, व्हाट, माइट और सपोज, ठीक है। इस प्रकार के वर्ड से आपके डाइवर्जेंट क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड में कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, मॉडल्स, ठीक है, इन सबको समझाया गया है। तो आपको अच्छे से पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड को अपना याद रखना है, सारे नोट्स को अपना एक जगह करके रखना है, ठीक है। आई होप कि आपने अपने नोट्स बना लिए हों या PDF को अच्छे से सेव कर लिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर आज आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की जो यूनिट 1 है पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही हम बाकी की यूनिट्स को भी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। आपको